हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव सिंह है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रहा हूँ और मैं आपको ऑलरेडी G20, G7 और ब्रिक्स के बारे में बता चुका हूँ और आज मैं आपको सार्क के बारे में बताऊंगा। तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, साउथ एशिया की बात हो रही है। साउथ एशिया जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एरिया जो है, अफगानिस्तान से लेके इधर बांग्लादेश तक, ये पूरा एरिया, नीचे म्यांमार से लेके ऊपर इंडिया की जम्मू कश्मीर तक। तो और आगे नाम से आप पता चल रहा होगा कि रीजनल कॉर्पोरेशन, जो एक रीजन है ये पूरा साउथ एशिया का, इसमें जो कंट्रीज आती है वो आपस में कॉपरेट कैसे करें, उनके लिए ग्रुप बनाया गया है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, साउथ एशिया की कंट्रीज है उनके लिए ग्रुप बनाया गया है। ये ग्रुप जो है वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बना था, ये जो ग्रुप है। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इसकी मेंबर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी आती हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज होती हैं जो कंट्रीज इसका मेंबर नहीं है इस ग्रुप का, लेकिन वो ऑब्जर्व करती है कि ये ग्रुप क्या कर रहा है, हर साल क्या करता है, क्या क्या ये अपने रेजोल्यूशन पास करता है। तो ये 9 कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन आता है पूरा, जो यूरोपियन यूनियन का अपना पार्लियामेंट है वो, वहाँ से लोग आते हैं, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूएस। ये 9 कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्वर मेंबर्स का काम करती हैं यहाँ पे, जो ऑब्जर्व करती हैं। तो अब इस ग्रुप का एजेंडा क्या है? इस ग्रुप का एजेंडा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रीजनल कॉर्पोरेशन है, ये जो कंट्रीज हैं, जितनी भी ये कंट्रीज हैं जो शार्क ग्रुप में, जो साउथ एशिया में आती है, इन सबके बीच में इंक्रीज करना रीजनल कॉर्पोरेशन को, ये जितनी आपस में ये सब कंट्री अपने बीच में कॉर्पोरेशन इंक्रीज करें हर फील्ड में। तो अब हम इसको और इलेबोरेट करते हैं कि इसका एजेंडा क्या है। तो ये प्रमोट करना चाहती है, जो यहाँ के लोग हैं इस एरिया के, साउथ एशिया के, उनके वेलफेयर को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहती हैं। फिर ये जितने भी इन कंट्रीज के लोग हैं सबकी लाइफ को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करना चाहती हैं, उनको वेलफेयर को इंक्रीज करना चाहती हैं। फिर दूसरा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना चाहती हैं, सोशल प्रोग्रेस करना चाहती हैं और कल्चरल डाइवर्सिटीज को, डेवलपमेंट्स को बढ़ाना चाहती हैं। इन सबको एक्सलरेट करना चाहती हैं। एक्सलरेट का मतलब बढ़ाना चाहती हैं, उसकी रफ्तार बढ़ाना चाहती हैं, जो रीज़न है इसमें। अब यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ट्रेड वगैरह को इम्प्रूव करके, ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करके, लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करके। सोशल प्रोग्रेस का मतलब आपस में अपने रिलेशंस को अच्छा करके, मीटिंग कर करके। और कल्चर डेवलपमेंट का मतलब जैसे टूरिज्म को बढ़ा के, ऐसे ये कंट्री आपस में अपने आप को और एक दूसरे से अच्छी फ्रेंडशिप अपने बढ़ाना चाहती हैं और रीजन को अच्छे से पीसफुली चलाना चाहती हैं। फिर दूसरा, प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट। ये अब जो कंट्री सारी एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक म्यूचुअली एक दूसरे, एक सब आपस में सबको ट्रस्ट करें, अपने ट्रस्ट को एक दूसरे पे बढ़ाना चाहती हैं। फिर स्ट्रेंथ करना चाहती हैं कॉर्पोरेशन विद अदर अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये आपस में सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लेकिन और जो कंट्री जो साउथ एशिया से बाहर है वहाँ पे भी ये अपना कॉर्पोरेशन बढ़ा सकें, इस ग्रुप का ये भी काम है। और जो स्ट्रेंथ कॉर्पोरेशन अमंग देमसेल्फ इन इंटरनेशनल फोरम, जैसे कोई इंटरनेशनल फोरम है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, वहाँ पे अगर ये कंट्री कुछ एजेंडा को बढ़ाना, अपने को देना चाहती है कि ये हम लोग चाहते हैं एक रीजन की तरह, तो ये शार्क वहाँ पे भी काम आता है कि ये हम अपने रीजन के लिए क्या चाहते हैं, हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बता सकें। अब इसका हेडक्वार्टर जो है शार्क का, वो काठमांडू नेपाल में है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। अब हम इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी के बारे में जान लेते हैं। कुछ बॉडीज हैं जो इसका वो काम एफिशिएंटली हो सके इसलिए बनाई गई है। पहली बॉडी है शार्क डेवलपमेंट फंड। तो फंड, यहाँ अगर नाम से समझो, फंड से आप समझ रहे होगे कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड है, कुछ पैसों से रिलेटेड है, तो ये एक टाइप का बैंक ही आप मान सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे ये शार्क जो, ये जो ग्रुप है ये करना चाहता है, तो ये जो फंड है वो इनको फंड प्रोवाइड करता है। ये जो बॉडी है वो इनको फंड प्रोवाइड करती है इसके प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये इंडिया में है, ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। यूनिवर्सिटी से आप समझ ही सकते हो, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आ सकते हैं, ये जो कंट्रीज हैं इनमें से। और यहाँ पे जो भी डिग्री प्रोवाइड की जाएंगी वो उस कंट्री की जहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया, उसकी जो नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उनसे वेरीफाइड होंगी।
फिर आपका तीसरा पॉइंट आ गया साउथ एशिया रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सार्को। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ढाका बांग्लादेश में है। और ये किस लिए बनाया, ये बॉडी किस लिए है, ये बॉडी इसलिए है कि इन कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को इनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें। जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है इन कंट्रीज के बीच में, जैसे कि ट्रेड में, टूरिज्म में और लॉजिस्टिक्स में, आपस में बढ़ा सकें उसको। फिर चौथी बॉडी है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है, ये इसका ऑफिस जो है पाकिस्तान में है और ये एक लीगल फ्रेमवर्क को प्रमोट करती है। मतलब इसका काम क्या है, एक लीगल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करती है। जो रीजन है, जैसे यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो गया इन कंट्रीज के बीच में, इस ग्रुप में, तो जो भी लीगली काम होगा वो इस बॉडी के द्वारा किया जाएगा। इसलिए ये बॉडी मतलब एक कोर्ट की तरह है ये बॉडी इनकी। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं शार्क के बारे में। जो शार्क कंट्रीज हैं ये 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं। जो लैंड एरिया है उसमें 3% एरिया जो है इन कंट्रीज के अंडर आता है। 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है और 3.8% ऑफ ग्लोबल जीडीपी आती है। और एक फैक्ट और है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो है कि अफगानिस्तान जो है इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये बाद में इसमें ऐड हुआ है। पहले अफगानिस्तान नहीं था, बाकी ये सब कंट्रीज थे अफगानिस्तान को छोड़ के, अफगानिस्तान इसमें बाद में ऐड हुआ है। अब हम जानते हैं कि इस ग्रुप का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस है, जैसे कि आप जानते हो इंडिया की एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो उसमें जितनी भी इसमें कंट्री हैं अपने नेबरहुड में, वहाँ पे इंडिया काम कर सके। तो जो इंडिया की ईस्ट में कंट्री आती हैं उनमें से कुछ कंट्री इसमें भी आती हैं, तो ये इंडिया को बहुत पावर देता है तो अपनी कंट्रीज के लिए कुछ काम कर सके। फिर इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसमें जितनी भी कंट्री सब इंडिया के नेबर में आती हैं, तो ये उसके लिए भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। फिर तीसरा पॉइंट हो गया, इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनना चाहती है, तो उसके लिए भी क्योंकि यहाँ पे एक इंडिया लीडरशिप रोल दिखा सकती है, तो उसकी वजह से ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम करती है। फिर आते हैं इसकी समिट्स के ऊपर। तो अगर जैसे हम इसकी कुछ समिट्स देखें, जो इसकी 16 समिट थी, ये 2010 में भूटान में हुई थी। 17 समिट जो थी वो मालदीव्स में 2011 में हुई थी। 18 समिट नेपाल 2014 में, और जो लास्ट इसकी समिट हुई थी वो 19th एडिशन था जो पाकिस्तान में 2016 में हुआ है। तो जैसे आप इस समिट्स को देख रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि इसकी समिट्स जो रेगुलर नहीं हो रही है, रेगुलर समिट्स नहीं हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ कमी आ रही है इस ग्रुप में जिसकी वजह से रेगुलर नहीं हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ ये रेगुलर क्यों नहीं हो रही है। देखिए, जब ये जो लास्ट समिट हुई थी 2016 में, तो आपको पता होगा उस टाइम पे उरी अटैक हुआ था, इसके ऊपर एक मूवी बनी है उरी। तो इस वजह से इंडिया ने इसमें इस ग्रुप में इस मीटिंग में गया नहीं, इस समिट में गया नहीं, तो ये समिट भी कोई काम की नहीं हुई, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पे और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है। इंडिया ही नहीं गया तो फिर कैसे काम होगा। इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान के जो वो हैं आपस में मसले चल रहे हैं, जो बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं उनके बीच में, इसकी वजह से कंट्रीज ये जो समिट्स हैं रेगुलर नहीं हो पा रही हैं इस ग्रुप में। और आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ग्रुप का। फिर दूसरा है जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इंडिया पाकिस्तान मान लो, इंडिया बांग्लादेश मान लो, इंडिया नीचे आपका श्रीलंका मान लो, उनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसकी वजह से भी ये ग्रुप इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, मीटिंग रेगुलर नहीं हो पा रही है। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। अब मैं आपको इसके वे फॉरवर्ड बताता हूँ कि आगे क्या हो सकता है इस ग्रुप को अच्छा करने के लिए। तो अगर इस ग्रुप को अच्छे से चलाना है, तो ये जो कंट्रीज हैं इन सबको एक साथ आना होगा, इन सबकी को अपने बीच में पीस लाना होगा, अब ताकि ये अपने रीजन को बढ़ा सके, प्रॉस्पर कर सके। और जैसे कि आप जानते हैं ये दुनिया का सबसे पॉपुलस एरिया है, तो डेफिनेटली इस एरिया की इंपॉर्टेंस बढ़नी चाहिए। और पॉपुलर पर ये बढ़ इसलिए नहीं पाती क्योंकि इन सब कंट्रीज के बीच में आपस में डिस्प्यूट है। तो अगर ये डिस्प्यूट को खत्म करें तो ये ग्रुप बहुत अच्छे से प्रॉस्पर कर सकता है, इस एरिया को बहुत अच्छे से प्रॉस्पर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एक बार आप देख लीजिए इसको। अगर मुझे आशा है आप सबने देख लिया होगा इसको, और मुझे लगता है आप सबको समझ में भी आया होगा। ये सार्क के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और मेरे चैनल को मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र को। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोज़ को लाइक करिए। और ये मैं पूरी एक सीरीज चला रहा हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसमें मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो है G20 के बारे में, G7 के बारे में,
और ब्रिक्स के बारे में और आज सार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभी ये सीरीज कंटिन्यू होगी। आप मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र चैनल पे जाके तो वहाँ पे प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से, वहाँ पे जाके इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। तो आशा है आपको सबको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।